हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें जो पढ़ना है हम उसी पर आज फोकस करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ने 9th में ही पढ़ा था। अब जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट जो हमारे उसमें है तो हमें 9th के कुछ फॉर्मूलेस भी ध्यान में रखने हैं, कुछ एंटिटीज भी ध्यान में रखनी है। उसी को बेस मान के हमें आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ये ट्रायंगल पे ही क्यों लगती है, प्लस ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो उसके लिए कुछ ट्रायंगल को हमें ध्यान में रखना है कि उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है आपका, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है। तो अगर स्टार्ट करें तो एक ट्रायंगल जो है उसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहला देखिए आप, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है कहाँ पर, बी पर। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसी 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है ये सबसे बड़ी साइड होती है और इसको हम कहते हैं आपका हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। एक और ट्रायंगल लीजिए, देखिए इस ट्रायंगल की बात करें, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल एट बी है। तो हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री जो सामने होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब दिक्कत ये है कि हम इसमें से बेस कौन सा लेंगे और हाइट, यानी बेस और हाइट की बात करें या बेस और परपेंडिकुलर की बात करें, बात एक ही है। तो अगर हम बेस की बात करें, अगर मैं इस एंगल को स्टडी में लूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं तो थीटा की जो सामने होता है इसको हम हाइट भी कहते हैं या परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और जो बचा कुचा आपके सामने साइड है वो क्या हो जाएगा, आपका बेस। तो हम इसको बी से मान लेते हैं, इसको हम एच से मान लेते हैं और इसको हम या तो पी से मान लीजिए आप, ये ज़्यादा बेटर रहेगा परपेंडिकुलर का। इस वाले केस की बात करें, अगर मैं इस एंगल को एज्यूम करता हूँ अपनी स्टडी में, इसको हम थीटा मानते हैं, तो इसके जो सामने वाली साइड है ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपकी बेस हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ क्लियर करनी है कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। अगर ये जब हमें क्लियर हो जाती हैं तो इसके बाद चीज़ें और आसान हो जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, साइन होता है, देन कोसाइन होता है, देन टेंजेंट है, देन कोटेंजेंट है, देन सेकेंड है, देन कोसेकेंड है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं जो आपको यूज करने हैं। अच्छा, किसी को अगर स्पीड बहुत स्लो लग रही होगी तो वो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, आपके पास ऑप्शन आता है 1.5 या 2 कर सकता है। तो थोड़ा सा आपके लिए क्विक रिवीजन हो जाएगा, वो उन्हीं के लिए है जिनको थोड़ा सा फास्ट तरीके से उसको खत्म करना है इस टॉपिक को। इसमें देखिए नेक्स्ट, इसी चीज को अगर हम देखिए साइन, तो आपके पास क्या हो गया, एकदम एग्जैक्ट जो है उसी को हम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं और इसको हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं साइन। इसको लिखते हैं सिर्फ कॉस, इसको टेन, इसको कॉट, इसको सेक और इसको कोसेक। अगर हम इसी चीज में अगर हम अपना एंगल इंक्लूड कर लेते हैं, मान लीजिए हम थीटा को लेके चलते हैं, अगर थीटा नहीं लेना है तो आप उस ट्रायंगल के जो आपका वर्टेक्स है उसको ले सकते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं रेशियो। आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो इन्हीं पे हमें कुछ वो डील करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने पास जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा क्या क्या होता है, तो इस पे थोड़ा सा बात करें। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि एक ट्रायंगल के अंदर इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और प्लस ये एक दूसरे से कैसे रिवर्स हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल कह सकते हैं या एक दूसरे के आप उल्टे भी कह सकते हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं और टेन थीटा और कॉट थीटा ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो सिंपली हमने ये देखा कि जो साइन और कोसेक है वो एक दूसरे के इन्वर्स है, कॉस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स है और टेन और कॉट एक दूसरे के इन्वर्स है। अगर हम सिंपली देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास 1/, कोसेक थीटा होता है। सिमिलरली जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा हमारे पास 1/, सेक थीटा होता है। एंड जो टेन थीटा होता है ये हमारे पास 1/, कॉट थीटा होता है।
तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी टिपिकल नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बस इन 3 चीज में डील करनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यही हमारे 3 मेन ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। इन्हीं 3 से ही सारी ट्रिग्नोमेट्री बनी होती है। अगर आप इन 3 को भी कर लेते हैं तो बाकी 3 में क्या है, अगर हम कॉट की बात करें तो आप करेंगे कॉट थीटा जो होता है वो आपका टेन का इनवर्स होता है, तो 1/10 थीटा। आपके पास सेक थीटा है तो सेक थीटा जो होता है आपके पास वो आ जाएगा 1/cos थीटा। एंड लास्ट जो है अपने पास वो है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1/sin थीटा। तो ये जो हमारे पास हो गए ये इनके इंडिविजुअल फॉर्मूले हो गए, लेकिन ये तो हमारे पास हो गए कि इनके ठीक है इन्वर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें रियल लाइफ में कि रियल लाइफ में इनका जो हमारे ट्राइंगल से रिलेशन क्या है, तो ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास एक ट्राइंगल है। अगर मैं इसको थीटा कंसिडर कर रहा हूं तो थीटा के जो सामने हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, या हम इसको हाइट भी कह सकते हैं। ये अपने पास 90 डिग्री है तो इसके सामने जो चीज होती है हमारे पास हाइपोटेनस, और ये हमारे पास हो गया बेस। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक थ्योरम और आती है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो पाइथागोरस में आपको क्लियर होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ये कहता है कि जिसमें सबसे बड़ी साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स का स्क्वायर के बराबर। दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमें इसलिए पता होना चाहिए इन केस अगर किसी भी ट्राइंगल में हमें सिर्फ 2 साइड्स हमें गिवन है तो थर्ड साइड निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। अगर हम आगे चलें तो इसी के अंदर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है हमें कि इसमें साइन का इससे क्या रिलेशन है। तो इसको देखिए याद तो करने की अब ट्रिक्स होती हैं, जैसे अगर आप इसको ऐसे करेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टर्न परमानेंटली ब्लैक। कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग करते हैं क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इससे क्या निकल के आता है कि जो हमारे पास ये है ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। ये एस सी टी का मतलब होता है। अगर हम नीचे देखें तो ये हमारे पास p/h होता है, ये b/h होता है और ये p/h होता है। तो अगर हम सिंपली इसकी बात करें साइन थीटा जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास p/h, कॉस थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास b/h, टेन थीटा जो हमारे पास हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा p/b, और कॉट थीटा तो अभी आपको बताया था कि जस्ट उल्टा होता है। तो अगर आप यहाँ से उल्टाएंगे तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट नीचे से दिखेंगे, कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक नीचे से दिखेंगे, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक भी हम नीचे से दिखेंगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, अदरवाइज आपको पता है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के इन्वर्स है। तो अगर वो कॉसेक भी लिखना हो तो कॉसेक को आपके लिखेंगे साइन का उल्टा तो h/p आ जाएगा। अगर आपको सेक को लिखना हो तो आपको लिखो कॉस का उल्टा तो h/b, और अगर आपको कॉट को उल्टा लिखना है तो टेन का उल्टा तो b/p। तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो हम बस ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए बेटा आप लोग के लिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि और क्या चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ईजी से आते हैं, इसमें आपको कुछ भी देखिए स्टार्ट ही करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मैंने कहा टेन थीटा जो है आपके पास वो 3/4 है। तो टेन थीटा अगर 3/4 है तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास परपेंडिकुलर होता है बेस होता है, तो क्या हम इसकी हेल्प से किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, दैट मीन्स ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहा हूँ। तो जब आप उसको पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टेन थीटा अगर हमारे पास 3/4 है तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, और तीनों साइड्स आ गई तो इसके बाद हम सेक थीटा भी निकाल सकते हैं। सेक थीटा हमारे पास क्या होता है, वही चीज है कॉस का इनवर्स। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस क्या है अपने पास 5 है और बेस कितना है 4 है। देखिए हम इतनी ईजी निकाल सकते हैं इसको। और देखते हैं अब इसी से हमें ये चीज सीखनी है, क्या हम सेक थीटा को टेन थीटा से सिर्फ ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं क्या। वही हमें आज सीखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो यूनिटी फॉर्मूले होते हैं, आइडेंटिटीज होती हैं, उससे कितना सिंपल सा हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो हमारे पास होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी को हम भी डील करने वाले हैं आगे। और अगर हम इसकी तरफ से करते हैं तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की बात करें तो आपके पास 3/4 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, तो आपके पास ये आ गया प्लस 9/16 दैट इज 25/16
25/16, और अगर हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा तो सेक थीटा की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए 25/16 का, तो आपके पास आ जाएगा 5/4। देखिए यहाँ से 5/4 आ गया, तो ये हो गया विदाउट ट्रायंगल के फॉर्मेशन से। तो ये हमारे पास एंटिटीज हैं जिसको हमें आगे पढ़नी है। यही हमारे पास आज पहला जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री का एंट्रीज क्या होती हैं। प्लस देखिए इसके लिए हमें ये सब चीज़ें भी जानना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में अगर हमें इनकेस अगर हम ट्रिग्नोमेट्री एंट्री भूल गए, लेकिन हमें करना तो उसी से है, अगर भूल जाते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो हैं उनकी हेल्प से भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायंगल से इसको एलिमिनेट करके इसको आप हटा दीजिए और आप इससे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगला जो अपने पास है वो है रेसिप्रोकल रिलेशन। इसमें हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल रिलेशन हमारे पास क्या होता है। देखिए अगर हमने ये कहा है कि साइन थीटा जो है वो 1/cosec थीटा है, तो इसी को हम कहते हैं ना रेसिप्रोकल, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इससे हमारे पास क्या चीज़ जनरेट होती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई cosec थीटा जो है हमारे पास वो 1/sin थीटा है। तो अगर हम इस दोनों को अगर लेके चलें तो यहाँ से हमें चीज़ दिखती है, वो दिखती है कि साइन थीटा और cosec थीटा का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिटी के बराबर होता है, दैट इज 1 के बराबर होता है। अगर हम सेकंड केस को लेके चलते हैं तो सेकंड केस जो हमारे पास है वो है हमारे पास tan थीटा और cot थीटा जो होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। या हम कह सकते हैं कि cot थीटा जो होता है वो हमारे पास 1/tan थीटा होता है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी cot थीटा इंटू tan थीटा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो यूनिटी यानी 1 के बराबर होता है। आप ऐसे देख सकते हैं। लास्ट हमारे पास जो है इससे रिलेटेड वो है हमारे पास सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है। या हम कह सकते हैं कि जो cos थीटा होता है वो 1/sec थीटा होता है। और इसी को अगर हम लिखें एक साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा और sec थीटा का जो मल्टीप्लिकेशन होता है 1 के बराबर होता है। ये तीन चीज़ें जो होते हैं हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है क्वेश्चन रिलेशंस। तो क्वेश्चन रिलेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई फॉर्मूले भी हैं क्या जो हमारे पास, देखिए सारे के सारे फॉर्मूले आपके कहाँ काम आएंगे, जब आप किसी की प्रूविंग करते हैं कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन रिलेशन की तरफ। तो क्वेश्चन रिलेशन जो हमारे पास है उसकी तरफ जो हम पहला ध्यान हमें रखना है वो रखना है कि हमने देखिए हुआ क्या, जब हमने साइन थीटा को देखा तो साइन थीटा क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जब हमने कॉस थीटा को देखा तो हमारे पास क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, ये हम कह सकते हैं कि पहले आप tan थीटा को देख लो, तो tan थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें खास क्या चीज़ है, देखिए जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं साइन थीटा और cos थीटा को हम डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा और cos थीटा को डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये p/h है हमारे पास और ये b/h है। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, p/b बचेगा। और p/b बचेगा तो ये हमारा किसके इक्विवेलेंट है, tan थीटा के। तो दैट मीन्स जो हमारे पास tan थीटा का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। और मुझे ये भी पता है कि जो tan थीटा होता है ये किसका इन्वर्स होता है, cot थीटा की। तो जो cot थीटा का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो आपको ये दो फॉर्मूले भी दिमाग में सेट करना है, एक तो cot थीटा और एक ये tan थीटा। इसके बाद की बात करें तो यहाँ से चलते हैं आगे नेक्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती क्या है उस पर फोकस करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले जो आइडेंटिटी है वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके में प्रूविंग नहीं करनी, बस ये चीज़ समझना है कि साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता कैसे है, इसका मतलब क्या होता है। दैट मीन्स यानी किसी भी थीटा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, थीटा की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका जो साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 होती है। दैट मीन्स अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 भी एज्यूम कर लूँ, या एज्यूम क्या करूँ, अगर आप थीटा की वैल्यू 30 मान लेते हैं तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप सॉल्व भी करें तब भी आपका आंसर 1 ही आएगा। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो देखिए क्या है इसके अंदर, सिंपली सी बात है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, जिसमें मैंने कहा साइन स्क्वायर कहीं 60 लिखा है और कहीं कॉस स्क्वायर 60 लिखा है। अब आप इनकी क्या है ना वैल्यू डाल रहे हैं। अब आप साइन 60 की वैल्यू लिख रहे हैं या उसकी वैल्यू लिख रहे हैं, तो आपको पता है जब इनका आंसर हमारे पास 1 आता है तो हम इनको सॉल्व नहीं करना है, उतना डिटेल में नहीं जाना है। सिंपली अगर हम देखें, कभी कभी आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हो, कभी ऐसा भी है साइन स्क्वायर 40 डिग्री है और प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री है। अब आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं है कि साइन स्क्वायर 40 की वैल्यू क्या है। कोई बात नहीं, ये हमारे पास क्या बनाता है,
इसी को तो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी बनती है और इसी को हमें सीखना है कि इसकी जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है, तो हम 1 लिखेंगे ना सीधा। हम क्यों cos 40 की वैल्यू लेके चलेंगे। तो इसी से दो फॉर्मूला हमारे पास और डिराइव होते हैं। वो क्या है कि अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या सिंपली मैं कह सकता हूँ कि मुझे अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, लेकिन उसमें हम दो अदर फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर देखें सेकंड, तो सेकंड हमारे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ पर भी सेम ही है कि जब भी सेक और टेन के बीच में डिफरेंस होगा स्क्वायरों के और किसी पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू के लिए हमेशा क्या देगा, हमेशा 1 देगा। तो देखते हैं इसी से अगर हम दो चीज़ों को और निर्माण कर लेते हैं, यानी यहीं से हम दो फॉर्मूला बना लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा की जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूले और डिराइव हो चुके हैं यहाँ से, आप इनको बॉक्स में रख लें तो और चेक क्लियर हो जाएंगी। तो इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और डिराइव हो गए। लास्ट जो हमारे पास है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बस थर्ड फॉर्मूला है। इसी थर्ड आइडेंटिटी से या फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, दो अदर फॉर्मूले और क्या डिराइव कर सकते हैं। जब आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो आप कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जब आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो आप कहेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये जो दो हमारे पास और चीज़ निकल के आई हैं ये भी हमारे पास क्या है, इन्हीं फॉर्मूले से निकल कर ही आ रहे हैं। तो ये हमें डायरेक्टली यूज़ करने हैं। होगा क्या ना, कभी कभी हमें टेन स्क्वायर थीटा दिया रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा दिया रहेगा तो हमें सीधे सेक स्क्वायर थीटा निकालना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा के लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है ऑलरेडी, तो हमें अलग से ट्राइंगल और उनका यूज़ नहीं करना है। इसी से रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, एक हमारे पास है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू आपको टेन ए प्लस सेक ए प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूविंग की बात करें तो प्रूविंग के लिए आपको थोड़ी सी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि प्रूविंग हमें करनी कैसे है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें और हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात हमें जो जाननी है वो ये जाननी है कि कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स टू प्रूव। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना कि हमें देखिए सबसे पहला स्टेप देखिए कॉमन ही दिखना होता है कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं आ रही। तो अगर हम बात करते हैं कॉमन आ रही है तो बहुत ही अच्छा है। सेकंड हमें ये देखना है कि कोई आइडेंटिटीज तो नहीं लग रही है, अगर लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड हमारे पास ये देखना है कि अगर नहीं हो रहा है तो हम इसको करते हैं चेंज इनटू साइन एंड कॉस। हम साइन एंड कॉस में इसको चेंज कर लेते हैं। और फोर्थ चीज़ हम लोग अगर देखें कि जब भी ऐसा होता है तो ये चीज़ें फ्रैक्शन में चली आएंगी, और फ्रैक्शन में चली आएंगी तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें और दिखेंगी। क्या दिखेंगी उसमें कि कुछ हो सकता है कुछ एल्जेब्रिक भी आइडेंटिटी बन रही हो। आइडेंटिटी दो टाइप की होती है भाई, क्या पता है एल्जेब्रा का कुछ पार्ट बन रहा हो तो एल्जेब्रा भी यूज़ करना है तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो आपने पढ़ रखी हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं वो भी हो सकती हैं। तो आइडेंटिटी दो टाइप की होती है, एल्जेब्रा में भी आती हैं, और यानी दैट मीन्स एल्जेब्रा वाली कौन सी भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू वाली है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली है, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, या ए क्यू प्लस बी क्यूब है। बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं एल्जेब्रा के अंदर। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आप हमने भी जस्ट पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। जो भी आपकी आइडेंटिटीज हैं ये भी हैं। इसके बाद भी अगर हमें मान लीजिए आइडेंटिटी के बाद भी अगर हमें नहीं लग रहा है कुछ, तो इसके बाद हम क्या चलेंगे अकॉर्डिंग टू आरएचएस, यानी आरएचएस के हिसाब से देखेंगे भी क्या क्या चीज़ें और रह गई हमारे पास। अगर आरएचएस में अगर हमें लग रहा है कि हम इसको बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो एक इसके बाद जो लास्ट तरीका बचता है कि देखिए जब भी हम प्रूविंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एलएचएस से हम कैसे आरएचएस पहुंच सकते हैं। ठीक है, या तो हम पहला स्टेप भी देखते हैं या आरएचएस से हम कैसे एलएचएस पहुंच सकते हैं, या एलएचएस को थोड़ा लेके आए और आरएचएस को थोड़ा लेके आए, इनको किसी एक पॉइंट पर जाके बराबर बना दें। तो ये तीन तरीके होते हैं। ठीक है, कभी भी प्रूविंग अगर हम करते हैं तो अगर हम एलएचएस से जा रहे हैं आरएचएस की तरफ, या आरएचएस से आ रहे हैं एलएचएस की तरफ, या तो ऐसे चल रहे हैं या थोड़ा सा एलएचएस को ले लें थोड़ा सा आरएचएस को ले लें। तो कभी अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है आप तो दोनों साइड चलें, थोड़ा एलएचएस लें थोड़ा आरएचएस लें। अगर होता है तो जिस पॉइंट पर बराबर आ रहा है वहाँ से वो उल्टा स्टेप कर दीजिए तो वापस आपको वही आरएचएस मिल जाएगा। कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले कुछ प्रूविंग के स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इनके अलावा हमें और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास एक स्क्वायर रूट है,
और वहाँ पर एक सिंपल वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो स्क्वायर रूट से पहले उनको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। तो आपने एक चीज़ पढ़ रखी है कि अगर हम बात करें, हम LHS लेके चलते हैं, पहले LHS लेके चलें तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए है और नीचे 1 माइनस साइन ए है। अगर हम देखें इसमें तो यहाँ पर क्या चीज़ हमें दिख रही है कि इसको हमें बाहर निकालना है, और बाहर निकालना है तो एक वर्ड आपने सुना होगा, जब हम इसको रैशनलाइज वाली बात होती है तो रैशनलाइज ना भी देखें तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि अगर नीचे 1 माइनस साइन है तो हम अगर ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर लें। अब इसको करने से क्या होगा, देखिए दो चीज़ें होती हैं, अगर मैं 1 माइनस साइन ए से भी करूँ तब भी होगा कुछ ना कुछ, और 1 प्लस साइन से करूँ तब भी कुछ ना कुछ होगा। तो क्या क्या होता है, देखिए इस केस से क्या होगा, हमारे पास ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इससे क्या होगा ना कि अंदर वाली चीज़ें स्क्वायर में आ जाएंगी, और स्क्वायर में आने से क्या होगा कि हम उसको स्क्वायर रूट से इजीली बाहर निकाल सकते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसमें क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे जो जाएगा वो जाएगा कॉस स्क्वायर है। अगर यहाँ से इसको बाहर निकाला जाए तो बाहर निकालने के बाद ही हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए, कि आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे जो हमारे पास आ जाएगा वो कॉस है। अगर हम डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन कॉस है, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए बाई कॉस है। तो ये जो 1 बाई कॉस ए होता है ये हमारे पास क्या होता है, सेक ए, और जो ये साइन बाई कॉस ए होता है ये हमारे पास होता है टेन ए। तो हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, सेक ए प्लस टेन ए जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसको हम कहेंगे इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे हम प्रूविंग करते हैं। तो देखिए कहीं कहीं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लगेंगी, वो भी देखते हैं। जैसे देखिए अगर मैं आपको सिंपली कराऊं कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, ये बताया था कि इनमें से आप कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसकी जो आइडेंटिटी के हिसाब से इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो 9 1 से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था आइडेंटिटी से बेस, आइडेंटिटी के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाई cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अगर हम इस वाले को देखें तो आइडेंटिटी के बेसिस पे है, और आइडेंटिटी के बेसिस पे है तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है। या तो आप कहेंगे कि मैं यहाँ से, देखिए आपके पास जो tan थीटा है वो दे रखा है 1 बाई रूट 5, और 1 बाई रूट 5 देने का मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। या आप देखिए परपेंडिकुलर आप हाइट भी कहते हैं, तो आप हाइट भी मान सकते हैं उसको, ये हाइट है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर आप बेस की बात करें तो 1 बाई रूट 5 को दे रखा है, तो क्या यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, और हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे तो क्या आप इसमें वैल्यू पुट करके इजीली सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये तो हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको आइडेंटिटी के बेस पे करें तो अगर हमारे पास tan थीटा है तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो cosec स्क्वायर थीटा है और एक sec स्क्वायर थीटा है। तो बहुत ढंग से देखिएगा, अगर मैं पहले बात करूँ कि sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपने कहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर लीजिए। देखिए बहुत आसान है। तो मुझे एक तो क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए जो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो क्या मैं इसको नहीं निकाल सकता, 1 प्लस, अगर मैं 1 बाई रूट 5 का स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 5 दैट इज 6 बाई 5। अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालूं तो ये हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ से देखिए कॉट थीटा क्या हो जाएगा, रूट 5 बाई 1 दैट इज रूट 5 ही हुआ, तो यहाँ से ही 1 हो गया, और ये कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इतना निकालने के बाद जब हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा भी आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा भी आ गया, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। और अगर हम वैल्यू पुट करें तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको देखें तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, तो इस वाले केस में cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6 माइनस 6 बाई 5 बाई
6 प्लस 6/5। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 6 30, 30 माइनस 6/5 एंड 30 प्लस 6/5। तो इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो नेट बचेगा वो बचेगा 24/36। तो ये हमारे पास होगा 212 या 12 टू ज़र सीधे काट लीजिए, 12 टू ज़र 12 3 ज़र। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ जो हमने एंट्रीज की हेल्प से किया। अगर हम चाहें तो यहाँ पर और कुछ शॉर्ट कर सकते थे। कैसे? देखिए, cos x स्क्वायर थीटा है माइनस x स्क्वायर थीटा है, cos x स्क्वायर थीटा है प्लस x स्क्वायर थीटा है। अगर हम पहले वाले केस में देखें तो cos x स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो cos x स्क्वायर थीटा है इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जो sec स्क्वायर थीटा है इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे की बात करें तो सेम ही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ऊपर की बात करें तो ऊपर में क्या हमारे पास आ गया, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बस कॉट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा रहेगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, √5। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√5 का स्क्वायर। नीचे चले तो 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना अपने पास, तो आपने कहा कॉट स्क्वायर थीटा √5 है, तो √5 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 1/√5 का स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये अपने पास आ जाएगा 5 माइनस ये अपने पास आ जाएगा 1/5, और नीचे की बात करें ये आ जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 1/5। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो हमारे पास ये आ जाएगा, अपने पास कितना आ जाएगा, 525, तो 24 ये आ जाएगा बाई 5, और हम इसकी बात करें तो ये 7 हो जाएगा 36/5। इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 24/36 यहाँ भी बचा, तो 12 टू ज़ा 12 3 ज़ा, तो 2/3 आपका आंसर आ गया। तो आप चाहें तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जो हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें दे रखा है tan स्क्वायर थीटा बाई sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो वही तरीका है हमारे पास। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो जो LHS में हमारे पास है वो है tan स्क्वायर थीटा बाई sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, तो पहले मैंने आपको स्टेप क्या बताया था कि हम कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन तो यहाँ है ही नहीं, कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन क्या हमारे पास एंटिटी बन रही है, बिल्कुल बन रही है कि tan स्क्वायर थीटा को मैं sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है अपने पास, इस फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो इस फॉर्मेट में ये है कि मैं tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ। देखिए tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखा मैंने, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों ऊपर नीचे sec थीटा, देखिए हमें कैसे भी करके tan और sec को रिमूव करके हमें cos में चलना है। तो पहले अगर tan और sec को आपस में ही रिमूव करवा दिया जाए, दैट मीन्स कि इनको एक ही फॉर्म में लिख दिया जाए, तो हो सकता है कुछ पार्ट कैंसिल हो जाए। तो देखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या, अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर भी कर दूँ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस 1 एंड sec थीटा प्लस 1, और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या आ जाएगा, sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या इससे एक से हमारे पास एक पार्ट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास अब जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा sec थीटा प्लस 1 और नीचे बन जाएगा sec थीटा माइनस 1। अब यहाँ की बात करें तो अब देखिए कुछ और कॉमन हमें दिख नहीं रहा, तो हमारे पास एक स्टेप और था नेक्स्ट की, चेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉस एंड साइन। तो अगर हम इसकी बात करें कि जो sec हमारे पास होता है, हमारे पास 1/cos थीटा प्लस 1, और नीचे वाला जो होता है वो 1/cos थीटा माइनस 1। थोड़ा सा इसको देखें तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस
कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो नेट बचेगा वो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। आप कर सकते हैं इसको इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए एक क्वेश्चन पास ये भी है, ठीक है। इसने एक चीज कही कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल इवेलुएट 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको बस एक चीज का और ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि अपने पास एक होता है साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम कहते हैं कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इसे हम कहते हैं साइन थीटा। देखिए लिखने का मतलब क्या हुआ इसका, ये एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब ये होता है कि साइन और कॉस एक दूसरे के इक्वल तब होते हैं जब इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 होता है। इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए क्या है, आपके पास एक साइन है जिसकी एंगल x है, एक कॉस है जिसका एंगल y है। तो ये दोनों के बीच मैंने बराबर का साइन क्यों लिखा हुआ है, दैट मीन्स जो हमारे पास x प्लस वाई है इनका सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो जब इन दोनों का सम 90 होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है, तभी इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहते हैं। अदर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो हमारे पास हैं वो है हमारे पास कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ये दो के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रहते हैं वो रहते हैं हमारे पास सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये जो हमारे पास सारे के सारे हैं ये अपने पास 6 के 6 जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे बनाते हैं आपस में, साइन कॉस के साथ बनाता है, टेन कॉट के साथ बनाता है और सेक कोसेक के साथ बनाता है। तो इतना करने के बाद अपने पास ये क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे हो गए। लिखा हुआ है 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दें, इस चीज को मैं 2/3 cosec स्क्वायर 58 लिख रहा हूं और इस चीज में देखिए ये भी 2/3 है। इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखना कि ये cot 58 है। क्या इन दोनों का 58 और 32 का जो सम है वो 90 बन रहा कि नहीं बन रहा, और 90 बन रहा है तो दैट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो ये आपस में चेंज हो सकते हैं। और कॉट और टेन अगर आपस में चेंज करना है तो मैं टेन को कॉट में लिख सकता हूँ कि मुझे कॉट की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूले के हिसाब से कॉसेक और कॉट बनाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको आप लिखोगे तो 10 90 माइनस 58 लिख सकते हैं इसको। अगले स्टेप में इसको चेंज कर देंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट ये हमारे पास आया 5/3, 10 13 है, 37 है, 45 है, 53 है और 77 है। तो यहाँ पे हमें पेयरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, और पेयरिंग का ध्यान रखें तो देखिए 13 और 77, 37 और 53 इन दोनों के पेयर बन रहे हैं। तो इनमें से हमें एक को चेंज करना है और एक को एज इट इज रहने देना है। दोनों को चेंज कर देंगे तो दोनों के नए फॉर्म आ जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 10 13 को मुझे चेंज करके कॉट में लिखना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए अगर मैं 10 13 की बात करूँ तो 10 13 को चेंज करो तो 10 77 को चेंज करो। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 90 माइनस 77। इस 10 37 को लिखूंगा तो 10 90 माइनस 53। देखिए 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो इसको हम लिखे तो इंटू 1, तो कोई सेंस नहीं बनता इसका। फिर हमारे पास आगे है 10 53, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं 10 53 और 10 77। इतना होने के बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये 2/3 का यहाँ पे आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लें। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस, देखिए कॉट 58 है और ये भी देखिए ये कॉट 58 है और ये भी हमारे पास कॉट 58 ही आ जाएगा। तो इसको हम कर दें क्या, यहाँ तक ये हो गया क्लोज। अगर हम इन दोनों को कॉमन लेते हैं तो अब यहाँ से जो हमारे पास बचता है वो बचता है 5/3। ये हम बस 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट 77 हो जाएगा। 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट 53 हो जाएगा।
फिर बस आप इंटू लगाएं, कुछ भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इंटू लगा लीजिए, अगर आपको दिक्कत आ रही तो 1053 आपका 1053 लिख लीजिए और 1077। आपने एक रेसिप्रोकल फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए सबका यूज़ है। देखिए ये एंटिटी भी लग गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्मेट का है तो गलत है। देखिए उसने ये कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगनी चाहिए, और लग रही हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री में आपका कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये मत सोचना कि भाई ट्रिग्नोमेट्री आपका इतना ही आएगा या कुछ भी है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। उसमें आपके पास चाहे रेशियो हो, चाहे आपके एंगल्स हो, चाहे साइड्स हो, आपको एंगल की वैल्यू भी याद करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट भी है। तो सब चीज़ें तो करनी ही हैं। तो देखते हैं, देखिए कॉड 77 और कॉड 53 की बात करें तो अभी आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि कॉड 77 और 1077 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में कर लीजिए उसको 2/3। ये अपने पास हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी। 5/3 इनको आप एक साथ लिख सकते हैं। ये कॉट 77 है, वहाँ पे 1077 है, यहाँ पे कॉट 53 है और यहाँ पे 1053 है। तो यहाँ से बात करें तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास होती है तो 1 होती है, तो ये आपका 1 आ गया, माइनस ये 5/3 हो गया। और अगर हम इसकी बात करें कॉट 77 ये आपस में एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे से 5/3 बचा। एलसीएम लीजिए तो 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस 5 दैट इज -3/3 दैट इज -1। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास एक और चीज़ है, हमें भी यहाँ पर ध्यान देनी है कि और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से। तो देखिए यहाँ पर भी हम एलएचएस पे बात करेंगे पहले। तो एलएचएस में हमारे पास जो है वो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए और 1 माइनस कॉस ए। देखिए अब इसमें कुछ कॉमन तो हमें लग नहीं रहा। अब कॉमन नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, वही अपना तरीका। कुछ आइडेंटिटी भी नहीं दिख रही कि आइडेंटिटी लग जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी जो भी अपने पास में है वो सब स्क्वायर फॉर्म में है। प्लस जो हमारे पास नेक्स्ट बचता है वो बचता है हमारे पास क्या, चेंज इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो अगर हम चेंज करना चाहें तो हमारे पास ये 1/sin ए हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो ये 1 माइनस कॉस ए है। अब यहाँ देखिए साइन ए एलसीएम, देखिए मैंने कहा था ना आपको कि जब आप इसको चेंज करोगे तो नीचे एलसीएम का फॉर्म बन जाएगा, तो ये साइन ए हो जाएगा और ऊपर हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए बन जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो इन दोनों को अगर देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी बनी रहा आइडेंटिटी, a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए होती है तो बाई साइन ए। आपको ये नीचे लिखना है, ध्यान रखना पेपर में इसके नीचे लिखना है। तो साइन ए से साइन ए कट गया, तो हम बस आंसर क्या बचेगा, साइन ए इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हमारे पास जिसको हमें मल्टीप्लाई करते हुए 1 बनाना है या प्रूव 1 करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए यहाँ पर भी क्या है ना, हमारे पास चीज़ें वही हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ कॉमन हमें नहीं दिख रहा। तो वापस हम चलेंगे LHS की तरफ, और LHS में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। थोड़ा सा ध्यान दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बाई कॉस ए, और ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन ए। यहाँ की बात करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए, ऊपर हमारे पास 1 माइनस साइन ए है। यहाँ की बात करें तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, क्योंकि कॉस ए क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद जो ऊपर बचेगा वो बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब थोड़ा सा ध्यान देना, नीचे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए
और ऊपर बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 इक्वल टू RHS। तो कुछ इजी सी क्वेश्चन है आपके लिए। देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें जो चीज़ पढ़नी है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। बट हाइट एंड डिस्टेंस को आपको क्या कर दिया गया, एक लिमिट बना दी गई है कि हमें सिर्फ जो सिंगल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है हमें उन्हें करना है। तो ठीक है, हमें इतना बड़ा इशू नहीं है इस चीज़ के लिए। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर हमें सबसे पहली चीज़ ध्यान ये रखना है कि इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसकी इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें पढ़नी है, तो ये चीज़ें कहाँ काम आती हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने पर क्या है, देखिए अगर हम बात करें कि भाई ये अपने पास एक सिंपल सी एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप में या कोई इंसान खड़ा है यहाँ पे, या इस सिंपली अगर हम इसको इरेज भी कर दें, हटाएं इसको। देखिए इस टॉपिक के अंदर हमें सबसे पहले क्या चीज़ का स्टार्ट करना है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं बिल्डिंग को। देखिए ये अपने पास एक बिल्डिंग है, आपको ये पता करना है इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। तो इस बिल्डिंग को अगर आप किसी पॉइंट, ग्राउंड के किसी पॉइंट से देखते हो तो इसके टॉप को देखोगे तो कुछ ना कुछ एंगल बनाओगे, नहीं बनाओगे। तो इस एंगल को क्या कहते हैं ये हम पढ़ेंगे भी। अगर हमें ये एंगल पता हो कि हम कितने एंगल से इसके टॉप को देख रहे हैं, वो डिपेंड करता है इसके डिस्टेंस पे। जो इसका डिस्टेंस होगा, आप अगर जो बिल्डिंग का बेस होता है, अगर आप वहाँ से चलते चलते कुछ डिस्टेंस आगे कवर करते हुए आओगे तो आपको दिखेगा कि जितना आप बिल्डिंग के बेस से दूर जाएंगे उतना ही आपका एंगल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। दैट मीन्स आप जैसे जैसे ऊपर को देखते जाओगे तो जो बिल्डिंग की जो आपकी हाइट है इसका आपको आइडिया लग जाएगा। तो अगर आपने ये चीज़ आपको क्लियर है कि मुझे 30 डिग्री से देखना है, तो अगर यहाँ पर ये 30 डिग्री है और ये पता चलिए कि मुझे कि मैं इस बिल्डिंग के बेस से कितना डिस्टेंस यहाँ चल चुका हूँ, अगर ये चीज़ भी गिवन है और ये चीज़ भी गिवन है, तो हम इस बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। वही टॉपिक हम इस हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसी के अंदर हमें यही चीज़ पढ़नी है और कुछ भी नया नहीं है। तो देखें नया क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमें एंगल ऑफ एलिवेशन समझना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो देखिए कुछ दिख रहा है। देखिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जब भी हम किसी टॉप को देखते हैं, या हम इस टावर की बात कर लें, ये अपने पास जो भी एक टावर है, इस टावर का ही टॉप है। देखिए आपके पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो मान लीजिए अपने पास एक पर्सन है, ये इस टावर के टॉप को देख रहा है। ये आपके पास टावर है, इसका ये टॉप है। तो इसका जो हेड होगा ना, हेड हमेशा ऊपर की तरफ होगा। जब भी आप किसी को टॉप की तरफ देखते हो तो आपका जो हेड होता है ऊपर की तरफ रहता है, और यहां से इस चीज को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। यानी आपकी जो आईज से जो रे निकली है किस पॉइंट तक, इसके टॉप तक, तो इसको कहते हैं हम LOS यानी लाइन ऑफ साइट। यही आपकी जो साइट को बोलते हैं देखना। तो यानी जो आपकी लाइन है जिससे आप देख रहे हो ये हो गया। और जो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो आपकी ये रही। इनके बीच जो होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। थोड़ा और डिटेल देखें इसको जरा। देखिए ये रहा। अब ये आपके सामने एक लड़की है, एक गर्ल है, ये इस ऑब्जेक्ट को देख तो रही है। तो इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो ऑब्जेक्ट अपनी आईज से बनाई हुई इसकी लाइन, इसको कहते हैं हम LOS दैट इज लाइन ऑफ साइट। और ये इसका हॉरिजॉन्टल है। यानी हमें जब भी किसी एंगल को देखना होता है तो हमें एक क्या रखना पड़ता है, बेस। तो ये आपका बेस है यहाँ से कि भाई ये आप जिस एंगल से देख रहे हैं तो यहाँ से ये आपके पास क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा इसका। तो इनके बीच में जो आपके पास एंगल रहता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर यही लड़की अगर किसी टावर पे या किसी बिल्डिंग पे या कहीं पर भी लड़की खड़ी है और ये किसी ऑब्जेक्ट जो है जो नीचे कोई ऑब्जेक्ट है इसको देख रही है, तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सिंपल सी बात है कि जब हम बात करें कि भाई ये आप एक लड़की है, ये नीचे को देखते हुए जा रही है, देखो सिंपल सी बात करें, ये जो लड़की है ये लड़की नीचे को देख रही है, तो जिस लाइन से देख रही है इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अच्छा ये इसका हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल इस केस में। तो इनके बीच जो एंगल बना उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सिंपल सी कहानी क्या है, सिंपल सी कहानी इतनी सी है कि जब भी आप अपना हेड ऊपर करके देखते हो किसी चीज़ को तो वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, और जब भी आप ऊपर हो और ऊपर से कोई चीज़ नीचे को देख रहे हो तो वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़नी है। सिंपल सी बात करें, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से हटा दें और यहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग, एक आदमी ले लें।
अब ये आदमी इसको देख रहा है, ये इसको देख रही है, इसको देख रहा है, तो दोनों का लाइन ऑफ साइट तो सेम ही रहेगा ना। इसका हॉरिजॉन्टल लेवल बस कुछ नहीं होगा, यहाँ को हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये जो हो जाएगा ये थीटा हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सिंपल सी बात हुई क्या कि अगर ये जो नीचे वाला इंसान है ये इसको देख रहा है, ठीक है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रही है, तो दैट मीन्स लाइन ऑफ साइट तो दोनों की सेम हुई ना। और लाइन ऑफ साइट अगर दोनों की सेम हुई है, डिपेंड तब करता है जब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। पता चला ये इसको देख ही नहीं रहा है, ये इसके टॉप को देख रहा है, तो वो भी डिपेंड करता है। तो जब ये एक दूसरे को देख रहे हैं तो इनकी जो लाइन ऑफ साइट हो जाएगी वो कॉमन हो जाएगी, और दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल अलग अलग है, तो दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अलग है। लेकिन अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये दिख रहा है कि दोनों के जो एंगल है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारे पास वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर है। और ऐसा है तो इस केस में आप कहोगे ये क्यों इक्वल है, तो आप कहोगे ये अल्टरनेट एंगल्स हैं भाई, ठीक है। तो इतना सा ध्यान रखना है बस आपको कि जब भी कोई चीज़ ऊपर को देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन काम आएगा, और जब भी आप कोई चीज़ को नीचे को देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन काम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सिंपल से क्या कह रहा है कि आपका एक टावर दिया गया है और जो कि क्या है, अगर हम किसी पॉइंट से अगर इस टावर के टॉप को देख रहे हैं जो कि 15 मीटर अवे है, कहाँ से, टावर के बेस से, तो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ऐसे केस में जो आपको इन क्वेश्चन को करना है, क्योंकि आपके क्या है, दो ट्रायंगल बनने वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो जब सिंगल वाले हैं और सिंगल वाले हैं तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें और इस डायग्राम थोड़ा सिंपल बनाएं तो ये डायग्राम कुछ ऐसा है, देखिए, ठीक है। ये आपके पास एक टावर है, इसको आप पॉइंट ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। और ये जो है आपके पास 15 मीटर है और ये जो एंगल है 60 डिग्री है। अगर हम इस ट्रायंगल को लेके चलें तो इस ट्रायंगल के अंदर देखिए क्या है हमारे पास, ये 15 मीटर है, ये हमें निकालना है हाइट। तो थोड़ा सा ये ध्यान ये रखना है कि ये जो 15 मीटर है ये हमारा बेस कहलाएगा, वो आपकी हाइट है या परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन बनता है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो आपका एक बेस और एक परपेंडिकुलर में रिलेशन बनाता है, तो आप कहते हैं क्या है कि टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पर क्या हो जाएगा ए बी, और जो बेस है, बेस हमारे पास क्या हो जाएगा बी सी। अगर इस केस में देखें तो टेन थीटा यानी 1060 है, 1060 की जो वैल्यू है वो ए बी कितना है अपने पास, एच है, और ये कितना है 15 है। तो यहाँ से बात करें 1060 वैल्यू होती है √3 h बाई 15, तो यहाँ से जो आपकी हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 15√3। आपको ऐसे ही करके आना है वहाँ पे 15√3 मीटर। इन केस अगर आपको √3 की वैल्यू फाइंड देते हैं, वो क्वेश्चन देते हैं कि √3 की वैल्यू 1.732 है, तो आपको इनको मल्टीप्लाई भी करके वहाँ पे आना पड़ेगा, और इतना फॉर्मेट आपको वहाँ लिख के आना पड़ेगा, तभी आपको इसके नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है an angle of elevation of the top of a tower at a distance of 50√3 by 3 meter from the foot is 60 degree, find the height of the tower। इस वाले केस में भी अगर हम देखें तो इस वाले केस में क्या है कि हमारे पास एक देखिए टावर है और इसका टॉप का एलिवेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 50√3 by 3 मीटर फ्रॉम द फुट इज 60 डिग्री। दैट मीन्स अगर ये अपने पास टावर है, इस टावर का किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 है, और जो कि कितना डिस्टेंस पे है 50√3 बाई 3 मीटर पे। तो अगर हम उसको मार्किंग कर लें तो आपके पास ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। इस केस में देखें तो इस केस में हमारे पास सेम ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास बेस दे रखा है और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो रिलेशन देखिए सेम ही लगेगा। अगर इस केस की बात करें तो रिलेशन क्या सेम लगेगा, आप बोलेंगे टेन थीटा, यानी किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में टेन थीटा जो है हमारे पास है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, दैट इज ए बी बाई बी सी हो जाएगा। और टेन थीटा की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में देखिए तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी देखिए 60 डिग्री देखिए, ए बी हमें कितना है एच हमने माना है, और बी सी कितना है 50√3 बाई 3। अब देखिए 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, और ये एच अपॉन 50√3 बाई 3। अगर इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो h आ जाएगा वो कितना आ जाएगा √3 इंटू 50√3 बाई 3। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए
इस √3 और √3 से हमारा 3 बनेगा और इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 50 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे हाइट क्या आ जाएगी आपके पास, 50 मीटर आ जाएगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं कि अभी आपके पास क्या है, एक ही ट्रायंगल है। जब दो ट्रायंगल आते हैं तो क्वेश्चन का लेवल कुछ अच्छा रहता है। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, वो 28.5 मीटर अवे है कहाँ से, चिमनी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। देखिए एक चिमनी है, ये मान लीजिए आपकी चिमनी है, इस चिमनी के टॉप को कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है, जिसकी खुद की एक हाइट है। अगर ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर अपनी आईज से अगर इसके टॉप को देख रहा है तो ये कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। और ये चीज भी देख रहा है कि ऑब्जर्वर जो है वो चिमनी से कितना डिस्टेंस पर है, तो आपको हो गया 28.5 मीटर, और इसकी खुद की जो हाइट है 1.5 मीटर है। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इसकी जो ये वाली हाइट हो जाएगी इधर भी, ये भी 1.5 हो जाएगी, और इस पर्सन के, जो ऑब्जर्वर है, इसके यहाँ से अगर मैं इसको बात करूँ, इसको हम h मान लेते हैं, बट जो आपकी पूरी चिमनी की हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, h प्लस 1.5। तो जरा ऐसा मार्किंग करना स्टार्ट करें, ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, ये d हो गया, और इसको e मार्क कर लीजिए। तो देखिए हमें नीचे वाले पार्ट से तो कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना सा क्लियर होना चाहिए कि अगर, इसीलिए तो क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्यों, ताकि ये चीज़ें गड़बड़ ना रहे। अब देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं, यहाँ पे हमें इस ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ABE, जो बस tan थीटा है वो कितना है, तो आप कहोगे AB अपॉन BE, और AB अपॉन BE है तो tan 45 इज इक्वल टू AB की हमें तो वैल्यू h है, और जो अपने पास BE है वो 28.5 के इक्विवेलेंट है, तो ये 28.5 हो जाएगा, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो h हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर, ये हमारे पास h आ जाएगा। और अगर ये हमारे पास h आ गया है तो हमारे पास तो हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है, तो आपकी जो हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगी कितनी आ जाएगी टोटल, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हाइट ऑफ चिमनी वो आ जाएगी आपके पास, जो h की वैल्यू आई है 28.5 प्लस जो इसकी पर्सन की हाइट थी 1.5, दैट इज 30 मीटर की जो है आपकी चिमनी है। देखिए इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं घर पे। तो यहाँ तक आपने जो पढ़ा है वो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये तो आपके बेटा 1 शॉर्ट वीडियोस है, इसमें आपको सिर्फ कुछ चीज़ें नॉलेज की मिलेंगी, प्लस बाकी चीज़ें क्या है आपके पास घर पे खुद ही प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू सो मच।